हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री से फर्स्ट चैप्टर के सेकंड पार्ट को। फर्स्ट पार्ट को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने जाना फ्रांस की क्रांति के बारे में और राष्ट्रवाद की विचारधारा लोगों के मन में कैसे आई, वो हमने जाना है। तो आज हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे होता है। देखिए, इफ़ यू लुक एट द मैप ऑफ द मिड 18th century, Europe will find that there were no nation state as we know them today। तो देखिए, अगर हम यूरोप के मिड 18th सेंचुरी के मैप को देखेंगे ना, तो जैसा हम नेशन स्टेट आज देखते हैं वैसा आपको नहीं मिलेगा। What we know today as जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम। तो देखिए, जब आज हम जानते हैं जर्मनी है, इटली है, स्विट्ज़रलैंड है, तो पहले क्या थे, ये नहीं हुआ करते थे। वो एक किंगडम हुआ करते थे। जो डचीज थे और कैंटॉन्स थे, वो वहाँ पर रूल किया करते थे। उनकी एक फिक्स टेरिटरी हुआ करती थी। ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट की अगर बात करें तो वहाँ पर मोनार्क फॉर्म देखने के लिए मिलती थी, यानी कि राजा महाराजा जो हैं वहाँ पर शासन किया करते थे और उनकी टेरिटरी में बहुत से डिफरेंट टाइप के लोग रहते थे। तो डिफरेंट टाइप के मतलब यहाँ पर एरिस्टोक्रेसी की बात की गई है और बात की गई है पीजेंट्स की, यानी कि गरीब लोगों की, और हाई रैंक के लोग हैं वो रहते थे। तो यहाँ पर दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज अ शेयरिंग ए कलेक्टिव आइडेंटिटी और कॉमन कल्चर। तो देखिए, वो जो लोग थे यानी कि पीजेंट्स थे या एरिस्टोक्रेसी थे, उनके बीच कोई भी कलेक्टिव आइडेंटिटी देखने के लिए नहीं मिलती थी। वो एकजुट होकर नहीं रहते थे। वो जो है एक राष्ट्र नहीं मानते थे। क्यों? क्योंकि जैसे आज हम जानते हैं, हम इंडियंस हैं, चाइनीज़ हैं, कुछ अमेरिकन हैं, तब उस समय ऐसा नहीं हुआ करता था। यहाँ पर उनकी कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी और उनका कल्चर भी बिल्कुल कॉमन नहीं हुआ करता था। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है, इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, कि वो लोग डिफरेंट लैंग्वेज बोला करते थे। तो देखिए, यहाँ पर हैब्सबर्ग की बात की गई है। जो हैब्सबर्ग एम्पायर था, उसमें 3 रीज़न आते थे। उसमें पहले जो है यहाँ पर ये शासन किया करते थे ऑस्ट्रिया और हंगरी में। तो देखिए, यहाँ पर अलग अलग रीजन के अलग अलग लोग यहाँ पर रहते थे। तो सबसे पहले बताया गया एल्पाइन रीजन के बारे में। तो एल्पाइन रीजन के जो लोग थे वो कौन सी भाषा बोलते थे? वो जर्मन बोलते थे और यहाँ पर इटालियन भी बोली जाती थी। अब देखिए, यहाँ पर यहीं से आ सकता है, अगर आएगा क्वेश्चन आपका, कि अल्पाइन रीजन में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी? जर्मन बोली जाती थी। यहाँ पर कुछ लोग इटालियन भी बोलते थे। अब हंगरी में आधी पॉपुलेशन तो मगियार बोलती थी, जबकि जो दूसरे लोग थे वो अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस बोलते थे। अब यहाँ पर बात की जा रही है ग्लेसिया की। ग्लेसिया में जो अरिस्टोक्रेसी थे, यानी कि अभी ऊपर बताया 2 पार्ट्स में लोग डिवाइड थे, अरिस्टोक्रेसी में और यहाँ पर पीजेंट्स। जो अरिस्टोक्रेसी थे वो पॉलिश बोलते थे और ये एक डोमिनेंट ग्रुप हुआ करता था, यानी कि जाना माना ग्रुप था, बहुत फेमस था। और यहाँ पर जो लोग थे वो एक एम्पायर के अंडर रहते थे और यहाँ पर जो पीजेंट्स थे वो लोग बहुत ज़्यादा थे और वो जो लैंग्वेज बोलते थे उनकी लैंग्वेज अलग अलग हुआ करती थी। ऐसा नहीं है कि कोई एक कॉमन लैंग्वेज वो बोलते थे, वो अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग वो अपनी लैंग्वेज बोलते थे। तो देखिए, यहाँ पर हमने जाना कि जो एरिस्टोक्रेसी और जो पीजेंट लोग थे उनकी भाषाएं अलग अलग थी। तो यहाँ पर हमने ये भी जाना कि जो अल्पाइन रीजन है वहाँ पर जर्मन बोली जाती थी, वहाँ पर इटालियन बोली जाती थी और हंगरी में कुछ लोग मगियार बोलते थे, जबकि दूसरे कुछ और लैंग्वेज बोलते थे। यहाँ पर हमने ग्लेसिया के बारे में पढ़ा, वहाँ पर पोलिश बोली जाती थी, जाना माना ग्रुप था ये। और जो पीजेंट्स थे उनकी लैंग्वेज डिफरेंट टाइप की हुआ करती थी। तो देखिए, अब सामने बात आती है ये कि मतलब इस तरह का डिफरेंस लोगों में देखने के लिए मिलता था। जो लोग थे वो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड थे। फिर किस तरह से उनके अंदर यूनिटी की भावना आती है, किस तरह से वो एक राष्ट्रवाद की भावना लेकर सामने आती हैं। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है, सही कहा गया है, अगर लोग ग्रुप्स में डिवाइड हों, उनकी कोई मतलब कलेक्टिव आइडेंटिटी भी ना हो, तब लोग एक होने की कैसे सोच सकते हैं, वो भी किसी एम्परर के अंडर में। तो देखिए, क्वेश्चन यही उठता है, हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट एमर्ज। तो देखिए, देशभक्ति की भावना और ये जो राष्ट्रवाद की भावना है, फिर वो कैसे सामने आती है।
तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे द एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। सोशली एंड पॉलिटिकली ए लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज अ डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। तो कौन से कॉन्टिनेंट की बात हो रही है? यूरोप की बात हो रही है। तो देखिए सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से ये जो एरिस्टोक्रेसी थे, इनके पास क्या हुआ करती थी? इनके पास लैंड हुआ करती थी और बहुत ही फेमस ग्रुप थे ये। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ। तो देखिए उनका जो जीने का तरीका था या उनका जो जीवन था, उससे वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, वो कॉमन था। मतलब उनका रीजनल डिवीज़न होने के बावजूद भी जो उनका रहन सहन का तरीका था ना, वो एक था, इसलिए वो एक साथ जुड़े हुए थे। दे ओन एस्टेट इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेज। तो देखिए वो जो है प्रॉपर्टी बना लिया करते थे कंट्री साइड में भी और टाउन्स में भी, इसलिए वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। दे स्पोक फ्रेंच फॉर द पर्पज़ ऑफ डिप्लोमेसी एंड हाई सोसाइटी। अब देखिए जब हाई सोसाइटी और डिप्लोमेसी की बात आती थी तो वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। डियर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। तो देखिए वो एक दूसरे से शादी कर लिया करते थे, इसलिए वो शादी के बंधन में बंध कर एक दूसरे से कनेक्ट रहते थे। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। तो देखिए अगर नंबर की बात की जाए तो उनका जो नंबर था वो बहुत कम था, यानी कि वो बहुत कम नंबर में लोग थे। द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ पेजेंट्री। तो देखिए जो पीजेंट्स थे उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वाज फॉर्म्ड बाय द टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स। तो देखिए अगर वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में जो फार्मिंग की जाती थी वो टेनेंट्स के द्वारा, यानी कि किराए पर देकर, उन एरिस्टोक्रेसी के द्वारा किराए पर देकर जो कल्टीवेशन है वो कराई जाती थी, या जो स्मॉल ओनर्स थे वो कल्टीवेशन करते थे। वाइल इन ईस्टर्न, अब ईस्टर्न की बात की जा रही है, एंड सेंट्रल यूरोप, और सेंट्रल यूरोप की, वहाँ पर जो पैटर्न था लैंड होल्डिंग का वो कैसा था? वो जो है सर्फ्स के द्वारा कराया जाता था, यानी कि कल्टीवेशन किसके द्वारा कराई जाती थी? सर्फ्स के द्वारा। सर्फ आप जानते ही हैं कि एक किसी भी पर्टिकुलर इंसान का हक होता है किसी ज़मीन पर, उसे दे दी जाती है और वो हमेशा के लिए वहीं पर खेती करता है। तो यहाँ पर हमने जाना इस वाले पार्ट में कि जो लोग थे एरिस्टोक्रेसी के, वो कम नंबर में थे। उनका ग्रुप क्या था? स्मॉल था। हालांकि वो डोमिनेंट थे, उनकी काफ़ी पहचान थी, लेकिन वो कम थे। और किस तरह से वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे? क्योंकि उनका रहन सहन का तरीका बिल्कुल सेम था। वो एक दूसरे से की फैमिलीज़ में शादी कर लिया करते थे, तो वो इस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट थे। अब गरीब लोगों की यहाँ पर बात की जा रही है, तो जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, उनका नंबर काफ़ी ज़्यादा था और वो जो है कल्टीवेशन किया करते थे। यहाँ पर टेनेंट्स कल्टीवेशन करते थे, स्मॉल ओनर्स जो होते थे वो कल्टीवेशन किया करते थे। यहाँ पर पार्ट्स के बारे में भी अलग अलग आपको जानकारी दी गई है। इन वेस्टर्न एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल यूरोप द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मीन द ग्रोथ ऑफ टाउन एंड द emergence of commercial class whose existence was based on production for the market। तो देखिए अब क्या हुआ, जो वेस्टर्न था और सेंट्रल पार्ट था ना यूरोप का, वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज थी वो डेवलप करने लगी। इसका क्या मतलब हुआ कि अब टाउन की भी ग्रोथ होने लगी और जो कॉमर्शियल क्लास के लोग थे वो बढ़ने लगे। ठीक है, और वो क्या करते थे? वो मार्केट के लिए प्रोडक्शन करते थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। तो देखिए इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वो कब हुआ? वो हुआ सेकेंड हाफ में, 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में। बट इन फ्रांस एंड पार्ट ऑफ द जर्मन स्टेट इट ऑकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। तो देखिए इंग्लैंड में काफ़ी पहले हो गया था, लेकिन यहाँ पर फ्रांस की, अगर जर्मन की बात की जाए तो यहाँ पर हुआ था 19th सेंचुरी के दौरान। इन इट्स न्यू सोशल ग्रुप कम इन टू बींग ए वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लासेज मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड बिजनेसमैन प्रोफेशनल। तो देखिए ये जो आपका नया सोशल ग्रुप उभर कर आने लगा था, जिसे हम वर्किंग क्लास पॉपुलेशन कह सकते हैं, मिडिल क्लास। अब ये इसमें कौन कौन थे? बिजनेसमैन, ये भी इनका ही
इन्हें ही कहा जाता है, यानी कि बिजनेसमैन हम इन्हें कह सकते हैं, प्रोफेशनल कह सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजिस्ट कह सकते हैं। तो ये ग्रुप उभर कर सामने आने लगा। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप वर स्मॉलर। तो देखिए सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ये जो ग्रुप था ये बहुत छोटा था इन नंबर टिल लेट 19th सेंचुरी। कब तक? 19th सेंचुरी के लेट तक ये इनके जो नंबर था ग्रुप का वो काफ़ी कम नंबर में थे ये। इट वाज अमंग द एडुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास दैट आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज गेन पॉपुलैरिटी। तो देखिए ये जो है एक साथ मिलकर काम करने लगे, ये ग्रुप में डेवलप होने लगे और इन्होंने जो है एरिस्टोक्रेटिक को हटाना शुरू कर दिया और इन्होंने पॉपुलैरिटी गेन करनी शुरू कर दी। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या है। आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली एलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। तो देखिए यहाँ पर हमें पता चला कि अर्ली 19th सेंचुरी में यूरोप में ये जो आइडिया था लिबरलिज्म का ये काफ़ी ज़्यादा उभर कर सामने आया। द टर्म लिबरलिज्म ड्राइव फ्रॉम द लैटिन रूट लिबरल। तो देखिए ये जो वर्ड है लिबरलिज्म ये लैटिन वर्ड से आया है, लिबरल वर्ड से आया है जिसका मीनिंग क्या है? फ्री, यानी कि स्वतंत्र। फॉर अ न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। तो ये जो देखिए मिडिल क्लास सामने आई, यानी कि ये जो काम करते थे इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री डेवलप कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे, तो ये लोग क्या चाहते थे? ये लोग चाहते थे फ्रीडम, मतलब हर किसी को फ्रीडम मिले और हर किसी के लिए नियम कानून बराबर हो, हर किसी को जो है लॉ के सामने बराबर रखा जाए। अब ये तो हो गई बात हमारी कि किस तरह से ये विचार उनका सामने आया, किस तरह से वो एकजुट हुए और किस तरह से उन्होंने एरिस्टोक्रेसी को एबोलिश किया। अब हम पढ़ते हैं पॉलिटिकली कि किस तरह की फ्रीडम उन्हें चाहिए थी। तो हम सबसे पहले वो चाहते थे राजनीतिक फ्रीडम। इट एम्फेसाइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कांस्टेंट। Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of aristocracy and clerical privileges. A constitution and representative government through parliament. 19th century liberal also stressed the inviolability of प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो देखिए यहाँ पर अब ये जो ग्रुप सामने आया इसका क्या मतलब था? पॉलिटिकली, यानी कि राजनीतिक रूप से वो चाहते थे कि जो गवर्नमेंट हो वो लोगों के द्वारा चुनकर आए। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात की गई है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या क्या हुआ? जैसे उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा था कि लोगों को जो है अपना जो है नेता चुनने की या अपनी गवर्नमेंट बनाने की फ्रीडम मिली गई। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये जो एरिस्टोक्रेसी है उसका एंड होना चाहिए, ये जो प्रिविलेजेस है इसका एंड होना चाहिए और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए और जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट के थ्रू जो है बनकर आए। 19th सेंचुरी में जो है आगे सामने विचार रखा गया कि कोई भी पर्टिकुलर इंसान, कोई भी इंडिविजुअल अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकता है, तो ये फ्रीडम उन्हें मिलनी चाहिए। तो हमने देखा कि यहाँ पर वो राजनीतिक रूप से कौन कौन सी मांगे रख रहे थे। तो वो चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों के द्वारा चुनकर आए और यहाँ पर जो गवर्नमेंट बने वो पार्लियामेंट के थ्रू बने और उसके रिप्रेजेंटेटिव कौन हो? जो ऑर्डिनरी पीपल हैं वो हों। तो देखिए 19th सेंचुरी में ये सारी चीज़ें रखी गई और 19th सेंचुरी में कहा गया कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकता है, मतलब राजा वाला शासन बिल्कुल ख़त्म होने वाला था। यट इक्वालिटी बिफोर लॉ डिड नॉट नेसेसरीली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफ्रेज। तो सफ्रेज का मीनिंग होता है यहाँ पर द राइट टू वोट, साइड में लिखा हुआ भी है। यू विल रिकॉल दैट द रेवोल्यूशनरी फ्रांस which marked the first political experiment in liberal democracy, the right to vote and to get elected was guaranteed exclusively to property owning men.
तो देखिए जैसा कि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर भी देखा था, हमें याद है कि तो यहाँ पर देखिए पूरी तरह से जो है फ्रीडम नहीं मिली, पूरी तरह से जो वोट का अधिकार था वो नहीं मिला था। जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर भी यही हुआ था कि जो लोग थे जिनके पास प्रॉपर्टी हुआ करती थी उनको, उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार हुआ करता था और उन्हें ही गवर्नमेंट में इलेक्टेड यानी कि चुने जाने का अधिकार हुआ करता था। तो जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी तो उन्हें ना तो वोट देने का अधिकार था और ना ही वो एज ए लीडर खड़े हो सकते थे। मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स। तो देखिए वो जो लोग यानी कि वो जो मैन थे जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी या वुमेन थी तो उन्हें ये अधिकार नहीं मिलता था कि वो कोई भी पॉलिटिकल राइट उन्हें नहीं मिलता था। ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन्स डिड ऑल अडल्ट्स मेल इंजॉय सरफेस। तो देखिए जैकोबिन, हमने पढ़ा था जैकोबिन क्लब के बारे में। तो जैकोबिन के द्वारा कुछ समय के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए क्या किया गया, जो एडल्ट्स थे उन्हें फ्रीडम मिली कि वो सफरेज को एंजॉय कर सकते हैं यानी कि वोट कर सकते हैं। हाउएवर द नेपोलियनिक कोड वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज एंड रिड्यूस वुमेन टू स्टेटस ऑफ अ माइनर सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड। तो देखिए यहाँ पर फिर नेपोलियनिक कोड जो था वो वापस आया और उन्होंने जो है लिमिट लगा दी, ये जो अधिकार उन्हें मिल गया था कुछ समय के लिए कि जो अडल्ट मेल है वो वोट कर सकते थे, लेकिन ये फिर रिड्यूस कर दिया गया। जो वुमेन थी उनके ऊपर किसकी अथॉरिटी थी, उनके फादर की, उनके हस्बैंड की। तो ये सारी चीज़ें फिर से वापस आ गई। थ्रू आउट द 19th and early 20th century, women and non-propertied men organized opposition movement demanding equal political right। तो देखिए अब कहाँ तक वो लोग बर्दाश्त करते, तो उन्होंने क्या किया, जो वुमेन्स थी या जो ऐसे लोग थे जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं हुआ करती थी उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने एक अलग से ग्रुप बनाना शुरू कर दिया, मूवमेंट उन्होंने करना शुरू कर दिया अपने पॉलिटिकल राइट के लिए, उन्होंने आवाज़ें उठाना शुरू कर दी। इन द इकोनॉमिक स्फीयर, अब हमने पॉलिटिकल में पढ़ा कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या मांग, क्या क्या अधिकार वो चाहते थे। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक में। लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड एंड कैपिटल। तो देखिए वो क्या चाहते थे, जो लोग थे वो चाहते थे कि जो मार्केट है ना इसमें पूरी तरह से उन्हें फ्रीडम मिले, जितने भी बाधाएं लगाई हुई हैं, रोक लगा रखी हैं सामान की आवाजाही में, वो सब हटा दी जाए। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर ऑफ द एमर्जिंग मिडिल क्लास। तो ये जो मिडिल क्लास के जो लोग थे जो उभर कर सामने आ रहे थे, इन्होंने डिमांड रखी और इनकी डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी 19th सेंचुरी में। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं जर्मन स्पीकिंग रीजन का। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, और ये बात कब है, फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी की। नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटीज, ए कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। तो देखिए पहले हमने जाना था कि जो अभी जो स्टेट हैं वो ऐसे नहीं हुआ करते थे, राजाओं के अंडर में ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। तो छोटे छोटे उनके जो हैं बहुत छोटे छोटे उनके पार्ट्स बनाए गए थे, जिसमें जो राजा थे वो अब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन लगा दिया था, उन्हें हटा दिया था और नेपोलियंस के द्वारा यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन लगाया गया था। तो उससे क्या हो रहा था, ईच ऑफ दिस इम्पोज इट्स ओन करेंसी। अब इतने सारे स्टेट्स बना दिए गए थे और सबने अपनी अपनी करेंसी इशू कर दी थी। एंड वेट एंड मेज़र, किस तरह से नाप करनी है, किस तरह से तोल करनी है, ये सारी चीज़ें सबने लागू कर दी थी। ए मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग एंड न्यूमबर्ग टू सेल हिज गुड would have
had to pass through 11 custom duties and pay a custom duty of about 5% at each one of them. तो देखिए, एक मर्चेंट अगर अपने सामान को बेचने के लिए ट्रैवल कर रहा होता था 1833 में, तो यहाँ से यानी कि हैम्बर्ग से लेके निम्बर्ग की बात की जा रही है, अपने सामान को उसे सेल करना होता था तो उसे 11 कस्टम ड्यूटीज़ को क्रॉस करना पड़ता था। और क्या करना पड़ता था, 5% जो है हर आइटम, हर चीज़ पर उसे कस्टम ड्यूटी पे करनी होती थी 5% की। तो ड्यूटीज़ वर ऑफन लीव्ड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स। तो देखिए, कई बार अक्सर होता क्या था, वो जो उन्हें कस्टम ड्यूटीज़ देनी होती थी, वो जो कर देना होता था, वो जो है, जो वो सामान जितना मतलब वेट और मेजरमेंट जितनी हुआ करती थी उसके अकॉर्डिंग देना पड़ता था। एज ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर। अब हर एक रीजन का अपना ही सिस्टम था, यानी कि नापने का उनका अपना तरीका था, तोलने का उनका अपना तरीका था। दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। अब उसे तो कैलकुलेशन करने में क्या होता था, बड़ा टाइम लग जाता था। कहीं पर इसकी किसी भी चीज़ की तोल कुछ और है, कहीं पर कुछ और है, तो उसमें बड़ा समय लग जाता था। द मेज़र ऑफ क्लोथ्स, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कपड़े के मेज़र का। वाज द एली विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर डिफरेंट लेंथ। तो देखिए, यहाँ पर एक माप दी गई है, जैसे हम 1 मीटर कहते हैं, इसी तरह से यहाँ पर इली दिया गया है। तो यहाँ पर हर एक रीजन में उसकी अलग अलग लेंथ हुआ करती थी। एन इली ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल, यानी कि क्लॉथ की बात की जा रही है, ब्रोट इन फ्रैंकफर्ट would get you 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ। तो देखिए, एक किली में अगर फ्रैंकफर्ट की बात करें तो कितना कपड़ा आता था, 54.7 सेंटीमीटर। और वहीं पर मेनेज की अगर बात करें तो वहाँ पर आता था 5.1 सेंटीमीटर। तो नंबर की अगर बात करें तो वहाँ पर आता था 65.6 सेंटीमीटर। तो देखिए, आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग जगह पर अलग अलग उसकी माप हुआ करती थी। इससे लोगों को बड़ी परेशानी होती थी, जो मर्चेंट होता था उसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी। सच कंडीशन वर वीव्ड एज ऑब्स्टिकल्स टू इकोनॉमिक एक्सचेंज। तो देखिए, ऑब्स्टिकल्स मीन्स होता है बाधाएं। तो ये जो इस तरह की कंडीशन थी ना, इसमें इकोनॉमिक एक्सचेंज को बहुत ज़्यादा बाधाएं झेलनी पड़ती थी। एंड ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल क्लास हु आर्ग्यूड फॉर द certain of a unified economic territory allowing the unhindered movement of goods, people and capital। तो देखिए, यहाँ पर जो ये लोग थे, कमर्शियल क्लास के लोग थे, इन्होंने आर्ग्यूड करना शुरू किया। इनका कहना था कि एक टेरिटरी में, यानी कि एक कंट्री में, एक ही तरह की जो है करेंसी लागू की जाए, जो मेज़रमेंट है वो एक की जाए, जो वेट नापने की इकाई है वो सब एक की जाए, जिससे कि जो गुड्स है, पीपल्स है, कैपिटल्स है, इनकी आवाजाही में, इनके लेन देन में प्रॉब्लम ना हो। इन 1834 अ कस्टम यूनियन और जोवेलियन वाज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूसिया एंड joined बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है जुलवेरियन जो है एक इन्होंने संस्था बनाई, जो किसकी पहल पर बनाई गई, प्रूशिया की पहल पर बनाई गई। और यहाँ पर ये ज्वाइन किया गया जर्मन स्टेट्स के द्वारा। द यूनियन अबोलिश्ड टैरिफ बैरियर्स। अब ये जो यूनियन थी, इसने क्या किया, ये जो बैरियर्स थे इनको हटा दिया इन्होंने। एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 32। तो देखिए, इन्होंने जो है करेंसी को कम कर दिया, यानी कि बहुत सारी करेंसी अलग अलग स्टेट में अलग अलग करेंसी लागू की गई है, अलग अलग रीजन में अलग अलग करेंसी है, तो लोगों को प्रॉब्लम होती थी। तो इन्होंने करेंसी को घटाकर केवल 2 छोड़ा, उससे प्रॉब्लम नहीं होती थी लोगों को। द सर्टेन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड टू national unification. A wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiments growing at the time। तो देखिए, ये जो भावना थी ना हमारी नेशनलिज्म की,
ये कैसे उभर कर सामने आई, किसके कारण उभर कर सामने आई? जैसे ही जो नेटवर्क था ना, रेलवे का नेटवर्क था, वो बढ़ा दिया गया, तो लोगों की आवाजाही इधर से उधर होने लगी। जो लोग थे वो आयात निर्यात करने लगे। एक ही कंट्री में एक जैसी करेंसी कर दी गई, करेंसी को कम कर दिया गया, घटा दिया गया, तो जो ट्रेड करना है ना वो बहुत आसान हो गया। तो देखिए कहीं ना कहीं ये जो मिडिल क्लास, कॉमर्शियल क्लास और बिजनेसमैन आप कह सकते हैं, तो ये सभी जो थे इन्हीं की वजह से यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण होता है, क्योंकि इन्होंने आवाज़ उठानी शुरू कर दी। क्योंकि जो ट्रेडमैन थे, बिजनेसमैन थे, उन्हें प्रॉब्लम होनी शुरू हुई, तो इसलिए ये सब एक जैसा होने लगा, एक जैसी करेंसी लागू कर दी गई, मेजरमेंट एक जैसी होने लगी, जो वेट है वो सेम होने लगा, उसके लिए यूनिट्स बनानी शुरू कर दी। तो इस तरह से ये आइडिया उभर कर सामने आता है। आज की वीडियो को हम यहीं पर करते हैं कंप्लीट। आई होप ये सारा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।